अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हुसनैन तुफैल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद हमने मैथ स्प्रिंग मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव किया था। जो इस चैनल पर नए बच्चे हैं और ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, उसके लिए आपसे गुजारिश है कि सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए, जिसमें हमने स्प्रिंग की मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव किया हुआ है। तो आज जो हमारे पास आर्टिकल है, हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं बॉल और बाउल की मोशन को सिंपल हार्मोनिक। इसके लिए आपको सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना चाहिए। इसके लिए हम पहले समझेंगे कि ये बॉल बाउल सिस्टम है क्या। ये एक बाउल लिया और इसके अंदर हमने एक बॉल डाल दी, मतलब गेंद डाल दी, कोई गोली डाल दी इसमें। अब हमने इसको रखा हुआ यहाँ पे बाउल के अंदर, जिस पोजीशन पर पड़ी है उस पोजीशन को एक नाम दे दिया हमने ओ। फिर हमने क्या किया कि इस बॉल को उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया। जैसा कि पहले भी मैं बार बार ये बता रहा हूँ अपने इस चैनल पे कि जो ये मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद वीडियोस हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जो मैंने बताई थी कि शर्त वो ये है कि एक्सेलरेशन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ ये लेक्चर तो आप बराए मेहरबानी पिछले इस सीरीज़ के लेक्चर को जाके देख लें। इस बात का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है जी। एक्सेलरेशन क्या होता है, 9th में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी में चेंज को। अब बज़ाहिर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जितना हम इस बॉल को ऊपर उठाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और ये बॉल तेज़ी से इसकी वेलोसिटी चेंजिंग होगी, वेलोसिटी की चेंजिंग ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हम थियोरेटिकली ही ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमने ये बात प्रूव करनी है कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है एक्सेलरेशन। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ लिया है तो फिर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। और यही तो आपको डेफिनेशन करवाई गई है। आप अपनी बुक की समरी निकालें और उसमें आप अगर चेक करें तो उसमें आपको लास्ट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी, जो कि आपने वहां से समरी से कर लेनी है और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। होगा ये कि जो ही हम इसको यहाँ पे लाके रख देंगे, अभी हमने छोड़ा नहीं है, रखा है इसको, आप फील करेंगे कि ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आना चाहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब मैथ स्प्रिंग वाला केस था उसमें भी कुछ इसी तरह से हुआ था। उसमें स्प्रिंग जो है ना वो अंदर की तरफ वापस जिस जगह से आपने उठाया था उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये बॉल भी वही कर रहा है। इस पोजीशन ओ से जहाँ पे आपने इसको उठाया, और इसको अगर आप नाम दे दें ए पॉइंट का, जहाँ पे आपने इसको रखा है, अभी आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि दोबारा किसी तरफ आ जाए। जब आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सीधा नीचे की तरफ इस पोजीशन ओ की तरफ आना शुरू हो गया। अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, और पिछले आर्टिकल में आपने उस फोर्स को नाम दिया था रीस्टोरिंग फोर्स। अब उस मैथ स्प्रिंग वाले में उसको रीस्टोरिंग फोर्स मिली थी स्प्रिंग के अंदर लचक की वजह से, खिंचाव की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ से मिल रही है, ये एमसीक्यू में बातें आती हैं। सिंपल पेंडुलम जो आगे आपने पढ़ना उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पेंडुलम को रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती है। आज हम बॉल बॉल पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, बॉल बॉल सिस्टम में बॉल को रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर देख लें, ग्रेविटी, यानी कि इसका जो वेट है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, वही इसको रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है। मतलब अब ये वेट के जेर असर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका वेट ही रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम कर रहा है। अपने वेट के जेर असर ये नीचे की तरफ जब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, तो फिर ये इस जगह पे आके ठहरेगा नहीं, बल्कि यहाँ से आगे निकल जाएगा। अब ये क्यों नहीं रुका, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर ये नहीं था रुका,
उसकी वजह आपको उसमें बताई थी, अगर पिछला लेक्चर लिया तो आपको याद होगा मैंने कहा था ये इनर्शिया की वजह से नहीं रुका, क्योंकि इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खासियत है जिसकी वजह से अगर वो जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो हर बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है जो मैस रखता है, लिहाजा इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इनर्शिया है। अब ये उस इनर्शिया की वजह से यहाँ पे आके रुकेगा नहीं बल्कि आगे जाना शुरू कर देगा। अब ये इस नई पोजीशन बी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, और फिर होगा ये कि जो ये इस मीन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहा है तो बॉडी अब इसका वेट इसको, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट इसको दोबारा नीचे की तरफ ही, वेट ने तो नीचे की ही तरफ रहना है, लिहाजा अब वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो वेट था ना इसका, अब ये दोबारा किस तरफ इसको खींच रहा है, दोबारा ओ की तरफ। ठीक है जी, इस वजह से चूंकि ये वेट इसका नीचे की तरफ अमल कर रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, रीस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रही है, लिहाजा जो ये आगे की तरफ जाएगी इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी कम होना शुरू हो जाएगी। और जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी फिर ये नई पोजीशन यहाँ पे बी पे आके रुक जाएगा, और एक टाइम में जब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एनर्जी अब इसमें नहीं रही इतनी कि ये मजीद हरकत कर सके, फिर ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहरेगा और फिर दोबारा इधर को आना शुरू कर देगा। ये इसकी मोशन की थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है। असल जो चीज है हमने प्रूव करना है कि ठीक है जी बॉल यहां से लेकर यहां पे गया, यहां से लेकर इधर को आ गया, फिर इधर से इधर को गया, फिर बी से दोबारा ओ की तरफ आ गया, ये वाइब्रेट तो कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस पूरे डिस्कशन में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसको प्रूव ही नहीं किया। प्रूफ तो ये है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि हमने ये साबित करना है कि एक्सेलरेशन इसमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज साबित करने के लिए मैं 9th क्लास में थोड़ा सा आपको जो है ना वो मैं 9th क्लास में आपको लेके चलता हूँ जी। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, VF माइनस VI ओवर T। सपोज दैट कि हमारे पास किसी जिस्म की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी, और फिर बाद में ये 10 हो जाती है, तो मतलब ये कम हो रही है, तो वेलोसिटी होना शुरू हो गई कम। तो पहली वेलोसिटी इसकी जो थी ना वो है जी हमारे पास 20, बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी अब हो गई कम, मतलब डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है जी, और फिर टाइम कुछ भी है, लेट्स सपोज कि ये 5 सेकंड है टाइम, ये 5 सेकंड में जो है ना वो वेलोसिटी 20 से 10 पे आ गई है। तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि अगर 20 से 10 पे आ रही है तो कम हो रही है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, और टाइम हमने लिया 5। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है ये। तो 10 माइनस 20 ये -10 हो जाएगा, और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और हमारे पास एक्सेलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, सिर्फ ये 2 मिनट की तरह डिस्कशन देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसी तरह अब मैं क्या करता हूं कि पहली इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको 10 ले लेते हैं और बाद वाली को हम 20 ले लेते हैं। तो दूसरे केस में हमने VI ले ली 10 मीटर पर सेकंड और VF ले ली 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि पहले 10 थी बाद में 20, तो इसका मतलब है बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ रही और टाइम मैंने उतना ही लिया 5 सेकंड ही, तो फिर एक्सेलरेशन देखते हैं VF माइनस VI ओवर T। अब ये देखें VF कितना था 20 माइनस 10 ओवर T कितना था 5, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, 10 ओवर 5 कितना हो जाएगा 2। तो ये निकला जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्क क्या है दोनों में? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन निकला था नेगेटिव, इसे आप डिसेलरेशन भी कहते हैं, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अब एक्सेलरेशन निकला है पॉजिटिव। और 9th क्लास में ही आपने ये पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो फिर उसकी डायरेक्शन बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, और इसी तरह अगर डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो फिर उसकी डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन की तरफ ही होती है। इस बात को एक दफा मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो बॉडी जिस तरफ जा रहा है वेलोसिटी भी उसी तरफ, एक्सेलरेशन भी उसी तरफ, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी जिस तरफ बॉडी की डायरेक्शन है। लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है यानी कि वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उस वक्त जिस तरफ बॉडी जा रहा होता है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होता है।
ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ जी। तो मैं ज़रा इस बॉल को यहाँ पे निकाल के लिख लेता हूँ, और ये सरफेस है, यहाँ से बॉल आ रही है नीचे इस पॉइंट O की तरफ। जूं ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, हम देखेंगे चूंकि वेट भी यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी इसको अंदर की तरफ खींच रही है, बॉडी भी इसी तरफ आ रही है। जूं ये नीचे की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा जिधर को बॉडी जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन किधर को हुआ, नीचे की तरफ, इस तरफ। अब ये यहाँ पे O पे आगे ठहरेगा नहीं, ठीक है जी। अगले केस में ये यहाँ पे जब रुक जाएगा, क्या ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से। तो जब ये मीन से आगे निकल आएगा, उससे अगला केस मैं बनाता हूँ कि जब ये मीन से आगे निकल आए, बॉडी अब मीन से आगे की तरफ जा रहा है, ये मीन से आगे की तरफ B की तरफ जा रहा है, बॉडी मूवमेंट आगे की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको खींच रही है पीछे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रही है, बॉडी खुद जा रहा है आगे की तरफ। और जब एक मोशन एक तरफ हो, वेलोसिटी फोर्स लगाई जाने वाली एक तरफ हो, तो फिर क्या होता है? फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि वेलोसिटी आहिस्ता 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 इसकी डिक्रीज होती जाएगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और एक्सेलरेशन जिधर को बॉडी जा रहा होता है उसके अपोजिट होता है। हम देख रहे हैं कि बॉडी किधर को जा रहा है, आगे की तरफ, O से B की तरफ। एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, अंदर की तरफ। ठीक है जी, तो ये देख लें जी, जब बॉडी ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही सूरतों में एक्सेलरेशन किधर को है, अंदर की तरफ। ठीक है जी, तो यही तो हमने करना था कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है। इस सारी डिस्कशन से हमने ये नतीजा निकाला कि ये जो बॉल और बाउल सिस्टम की जो मोशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस आर्टिकल को आपने लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है। इसमें से कुछ MCQs वगैरह आएंगे जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बॉल क्यों नहीं रुकता, इनर्शिया की वजह से। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह दूसरा MCQ क्या आएगा इसमें से कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बॉल और बाउल सिस्टम में बॉल को रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे ग्रेविटी से, यानी कि जिस्म के वजन से। ठीक है जी, तो ये चंद एक दो MCQs आएगा, अदरवाइज इसमें से शार्ट तो नहीं। इसको लॉन्ग के तौर पर थॉरोली तैयार कर लेना आपने पूरे का पूरा। ठीक है, इस दफ़ा जो पिछले 2-3 साल से पेपर में जो एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं, ये बिल्कुल उन्होंने शफलिंग की हुई है इन सवालों की, और कोई ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं जिनका बंदे को पता ही नहीं होगा, आइडिया ही नहीं होता कि ये भी कभी लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से वो अब शफल करके पेपर्स को दे रहे हैं। वो ट्रेंड इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है कि फ़लाँ इंपॉर्टेंट है तो ये आ जाएगा। तो ये पिछले 2 सालों में जो इन्होंने पेपर लिए हैं उनमें इन्होंने ऐसा ही किया है कि जो बिल्कुल फजूल से लॉन्ग थे वो भी डाल दिए हुए हैं। लिहाजा आपने इसको भी तैयार कर लेना है एज अ लॉन्ग। तो ये क्या लॉन्ग बनेगा, इसकी स्टेटमेंट क्या बन सकती है, वो यही बन सकती है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ बॉल बाउल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक। साबित करें कि बॉल और बाउल जो सिस्टम है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी किसी चीज की मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करनी है, जो कि मैं आपको समरी पे पहले ही अंडरलाइन करवा चुका हूं। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के ऊपर भी 10th क्लास के मैथ के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, जैसा कि मैं 9th क्लास पे ऑलरेडी बना रहा हूं और फिजिक्स पे भी मैं बना रहा हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ पे भी जो है ना वो वीडियो बनाऊं 10th क्लास के, तो 10 से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और रेकमेंड करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है ना ये हमारा फ्यूल है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे हमारी वीडियो को, तो ही हम इस सिलसिले को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये जो 1-2 वीडियोज़ हमने बनाई हैं, इससे आगे आने वाली मज़ीद बेहतर होती जाएंगी वीडियोज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।